जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि आप सब लोगों को पता हुआ है, आज से एक टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है। इस टारगेट बैच को स्टार्ट करने का जो मकसद है, वो मकसद ये है कि कम से कम समय में आपके सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाए। इस वजह से इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी मात्र 3 महीने के लिए रखा गया है। ये टारगेट बैच आज से शुरू होकर और 9 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा, मतलब 9 जुलाई को आपकी विदाई। और 9 जुलाई तक क्या क्या कंप्लीट होना है वो आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए। तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, इतना सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इससे आपके जो वनडे एग्ज़ाम हैं, चाहे वो पटवारी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो, फॉरेस्ट का एग्ज़ाम हो, जेल प्रेरी का एग्ज़ाम हो, या फिर इवन जो डिफेंस के एग्ज़ाम हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो वाले एग्ज़ाम भी आपके कवर हो जाएंगे। इस क्लास का जो मेन उद्देश्य है, वो मेन उद्देश्य ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय तक मतलब स्टडी नहीं कर पाते। अगर आप किसी सिविल सर्विसेज का बैच ज्वाइन करते हैं या फिर खासकर एसआई लेवल या मतलब, तो कम से कम आपको टाइम चाहिए होता है, 1 साल का टाइम चाहिए, 1.5 साल का टाइम चाहिए। लेकिन वनडे एग्ज़ाम के लिए इतना सा टाइम सफिशिएंट है। बस मामला इतना सा है कि आप लोग अपनी साइड से कितनी मेहनत कर रहे हो। आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, उस सब्जेक्ट का नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था या फिर भारत का संविधान। इस सब्जेक्ट को कवर करने में हमें जो टाइम लगने वाला है, वो हमने टाइम ड्यूरेशन रखा हुआ है इसका 20 से 22 दिन। कितना टाइम? 20 से 22 दिन। 20 से 22 दिन में मैं ये तो नहीं बोल रहा कि आप संविधान के बहुत बड़े ज्ञाता बनने वाले हो, लेकिन हाँ, ये इतना मैं ज़रूर बोलता हूँ कि आप 20 से 22 दिन टाइम निकालते हो, तो 20 से 22 दिन में आपका संविधान इतने लेवल पर हो जाएगा कि आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम में अपियर होते हो तो वो वनडे एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। आज संविधान की जो क्लास है वो इंट्रोडक्टरी क्लास है, और इंट्रोडक्टरी क्लास का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आने वाले 20 से 22 दिन के लिए हम एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं, जिस रास्ते पे हम चल के अपनी मंजिल तक पहुँचें। एक जो सक्सेस नाम की बिल्डिंग है, उस सक्सेस नाम की बिल्डिंग के 4 पिलर्स होते हैं, और उन 4 पिलर्स में से जो पहला पिलर्स है, उस पिलर का नाम है पेरेंट्स। कौन सा है? पेरेंट्स, आपके माँ बाप। कौन है? आपके माँ बाप। जो दूसरा वाला पिलर है, वो दूसरा पिलर है आप खुद। जो तीसरा पिलर है, वो तीसरा पिलर है वो है टीचर, यानी शिक्षक आपका। और जो चौथा पिलर है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, परसेंटेज देखोगे तो सबसे कम, लेकिन इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा निभाता है, और उसको हम या तो गॉड बोल सकते हैं, और गॉड ना बोल के आप बोलो तो उसको एक लक भी बोल सकते हो, जैसे भाग्य बोलते हो आप। इन चारों पिलर में से एक भी पिलर अगर कमज़ोर हुआ तो आप सक्सेस नहीं हो सकते किसी भी हालत में। इस पिलर को बहुत सारे लोग ऐसा मतलब नकारते हैं, बोलते हैं सर मेहनत से क्या नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, मेहनत से क्या नहीं किया जा सकता। मेहनत से सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन अगर लक साथ ना दे तो मेहनत धराशायी हो जाती है। ठीक है? जो लोग बोलते हैं कि मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, उनके साथ भी लक काम कर रहा होता है। क्या काम कर रहा होता है? लक काम कर रहा होता है। तो आज जो इंट्रोडक्टरी क्लास है संविधान की, देखो मामला ये है कि अगर हम कोई मंजिल बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग खड़ा करने से पहले उसकी जो नींव होती है, जो उसका फंडामेंटल होता है, उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी नींव कमज़ोर रह गई तो आप कैसी भी बिल्डिंग बना लो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो ज़रूर धराशायी हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि नींव मजबूत कैसे हो। तो जो सक्सेस नाम की बिल्डिंग है, उसके हमने कितने पिलर बताए थे? 4 पिलर बताए थे। तो उसमें से जो मैंने पहला वाला पिलर बताया था, वो किसको बताया था? माँ बाप को बताया था। तो मैंने माँ बाप का नाम लिया है, तो इस पिलर की इम्पोर्टेंस क्या है? इस पिलर की इम्पोर्टेंस ये है कि उन्होंने अपना उत्तरदायित्व निभाया और आप लोगों को यहाँ तक पहुँचा दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गांव से आते हैं और शहर में रेंट पे रह रहे हैं, तो उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया, आप लोगों को यहाँ तक पहुँचा दिया है। समय समय पे आपके वो जितना संभव होता है मदद भी कर रहे हैं, तो वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं आराम से। जो दूसरा वाला पिलर है
वो दूसरा पिलर आप खुद हैं कि ये जो टारगेट आपने चूज किया हुआ है वो टारगेट आपने अपनी मर्जी से चूज किया हुआ है या फोर्सली। अगर ये किसी ने फोर्सली चूज करवाया आपसे या किसी को देख के आपने ये टारगेट चूज किया हुआ है तो मैं पहले ही बोल दूंगा आप इस टारगेट को छोड़ देना, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपसे। और अगर आपने स्वयं से चूज किया हुआ है कि मुझे कुछ करना है तो फिर किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, ना किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखने की ज़रूरत है और ना किसी व्यक्ति से इंस्पायर होने की ज़रूरत है। आप खुद अपने आप में एक मोटिवेटर हो। तीसरा जो मामला है वो तीसरा मामला टीचर का है। देखो टीचर की क्या भूमिका होती है, मैं आपको बता दूं कि ये 25-25 का रेशो भी नहीं है, इसमें 25-25 का भी रेशो नहीं है। टीचर का मामला आपकी सक्सेस में होता है मात्र 5%। कितना? 5%। लक की बात करें तो लक का मामला होता है 0.1%। कितना होता है? 0.1%। आपके माँ बाप का मामला है वो मामला 10% और बाकी जो बचा आपका स्वयं का। तो मेजर पोर्शन कौन सा है? आपका स्वयं का। तो टीचर का मामला क्या है भाई? टीचर क्या इंपॉर्टेंस है टीचर के? टीचर मतलब एक गाइड। क्या है वो? गाइड। आप ताजमहल जाते हो तो ताजमहल आपने गाइड कर लिया और वो आपको बताता है यहाँ पे, पता है यहाँ पे सांझा रहता था, यहाँ पे एक कब्र बनी हुई है, बोला इस कब्र में यहाँ पे सांझा को दफनाया गया है, यहाँ पे उनकी वाइफ को दफनाया गया है, यहाँ पे ये है, ये वाला पत्थर यहाँ से लाया गया है, ये संगमरमर का ये वाला मामला, सारा का सारा सिस्टम समझाता है। वहाँ पे एक गाइड मिलता है या कई एक गाइड मिलते हैं? कई एक गाइड मिलते हैं। और जरूरी है कि वो सारे के सारे गाइड सही आपको गाइड कर रहे हों, मिसगाइड भी कर ही रहे होंगे। यहाँ पे दिक्कत बहुत बड़ी होती है और कि वो गाइड है वो आपको सही मिला है या फिर मामला गड़बड़ है। आपको जाना है मुरैना, पाड़गढ़ तिराहे पे खड़े और भाई साहब ने सबलगढ़ का रास्ता बता दिया, मिसगाइड कर दिया ना, क्या मुरैना पहुंच पाओगे आप? नहीं पहुंच पाओगे। जाना था पाड़गढ़, भाई साहब मुरैना के लिए भेज रहे हैं, बोला यही है सीधा रास्ता, चले जाओ, एकदम सही। तो इस गाइड की जो भूमिका है वो 5% भले ही है, लेकिन आपकी सक्सेस इसके बिना संभव नहीं है। अब बात आती है लक की। भाई लक का मामला क्या है? लक उन लोगों के लिए लक नहीं होता है। मैंने ऐसे ऐसे सुना हुआ है कि पेपर देने गए एमपी पुलिस का पेपर देने गए, 50 नंबर आ रहे हैं, डिस्क्वालीफाई हो गए और घर पर उसकी मम्मी बैठ के बोल रही है कि हमारे तो बच्चे के भाग्य खराब हैं, अगर उसका भाग्य ठीक होता ना तो उसका सिलेक्शन हो जाता। भाग्य खराब है कि पुरानी सब्जी मंडी में चप्पल चटका रहे हैं? वो भाग्य का मामला नहीं है, वो चप्पल चटकाने का मामला है। अगर वो ईमानदारी से मेहनत कर रहे होते तो नंबर आ जाते उनके। लक, पेपर में नंबर कम होना लक का मामला है ही नहीं, वो मामला है मेहनत का। आपने पढ़ाई नहीं की, आपको मिसगाइड की, हो सकता है आपको मिसगाइड किया, हो सकता है कि आपका जो पहला वाला पिलर था, आपके पेरेंट्स ने आपको मतलब सपोर्ट ना किया हो सकता है आपने मेहनत ना किया हो, टीचर ने मतलब मेहनत ना की हो। लक का मामला पेपर जैसा मामला नहीं बनता है। लक का मामला तो तब बनता है आप पेपर देने जा रहे थे और आपका पेट खराब हो गया, अब पेपर देने जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, इसको बोलते हैं लक। लक उसको नहीं बोलते कि मतलब नंबर आ रहे हैं 50 और बैठ के रो रहे हैं, मैं ना फालतू का बोल रहे हैं, नहीं मेरा तो भाग्य खराब है, अगर भाग्य सही होता तो मेरे नंबर आ जाते। नहीं, भाग्य का मामला नहीं है, सिंपल सी बात है भाई, मेहनत में कमी रह गई है, थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, अब की 50 आए 75 आ जाएंगे, आगे क्या हो गया उसमें? तो लक को क्यों दोष देना है उसमें? आ गया समझ में? तो ये जो सक्सेस नाम की बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के कितने पिलर हैं? 4 पिलर हैं और इन 4 पिलर्स को अपनी इंपोर्टेंस समझनी चाहिए। और इंपोर्टेंस समझने के साथ साथ बोलते हैं ना कि लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। किसके लिए लड़ते हैं? लेकिन अधिकारों के साथ साथ उन्हें थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी याद रहनी चाहिए। लोग बोलते हैं, जैसे अभी मैं तुमसे पूछूं कि अगर तुम अधिकारी बन गए, अब कर्मचारी बन गए, तो आप लोग भ्रष्टाचारी करोगे, सब लोग हाथ खड़ा करके बोलेंगे नहीं नहीं सर, हम तो भ्रष्टाचारी खत्म करने ही जा रहे हैं, बिल्कुल भ्रष्टाचारी खत्म करके रख देंगे। भ्रष्टाचारी खत्म करके रख देंगे कि आप लोग भ्रष्टाचारी तो आज ही कर रहे हो, भ्रष्टाचारी कल क्या खत्म करोगे? यहाँ पे पढ़ने आए और तुम पुरानी सब्जी मंडी में घूम रहे हो, भ्रष्टाचारी तो आज ही कर रहे हो। और भ्रष्टाचारी भी किससे ले रहे हो? रिश्वत, माँ बाप से। रिश्वत की शुरुआत किससे कर रहे हो?
माँ बाप से रिश्वत की शुरुआत, माँ बाप से मतलब बोल रहे हो कि मुझे 2000 रुपये चाहिए, बोला काय के लिए, किताब लेके आऊंगा, और भाई साहब उधर मतलब मार्केट में घूम रहे हैं, क्या खरीदते, अरे गुलदस्ते सोना बाबू के लिए, आ रहा है समझ में। तो ये जो भ्रष्टाचारी है वो शुरुआत कहां से कर दी आप लोगों ने, शुरुआत तो माँ बाप से कर दी आपने। और आप लोग सोच रहे हो कि हम भ्रष्टाचारी खत्म करने जा रहे हैं, भ्रष्टाचारी खत्म नहीं। तो सबसे पहले तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, हम यहाँ पे किस लिए आए हैं। और वैसे भी मैं बोलूँ कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज़ की है, माँ बाप की, खुद की, दुनिया की, किसकी इंपॉर्टेंस है? सब किसी की भी नहीं, वक्त की। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी? वक्त की। इस वक्त का एक सिंपल सा मामला है, आज तू मुझे सम्मान दे, कल मैं तुझे सम्मान दूंगा, आज तू मुझे बर्बाद कर, कल मैं तुझे कर दूंगा। सिंपल सा मामला है इसका। तो आप लोग डिसाइड करोगे कि आपको सम्मान देना है वक्त को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईमानदारी से निभानी है जिस काम के लिए आए हो। और वैसे ही बोलो ना, मतलब अगर 1 साल की मेहनत, 6 महीने की मेहनत अगर आपकी ज़िंदगी भर आराम की गारंटी देती है, तो मैं तो बोलता हूँ 6 महीने खाना तो क्या, सोना भी छोड़ दो। आप लोगों को सोने के लिए कितना कितना घंटा चाहिए होता है? 10 घंटे। बोलते हैं अब नहीं सोएंगे तो कब सोएंगे? ठीक है, आज सो लो, फिर नींद छिन जाएगी आपकी, नींद नहीं आएगी फिर रातों में। तो डिसाइड कर लेना, आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है। 12th के बाद अगर आपने 2 साल निकाल दिया अपने फालतू, तो उसके बाद फिर सोचते ही रहना, उसके बाद मौका नहीं मिलता है। हाँ, अगर आपके सपने बड़े हैं और आपने ये सोच रखा है कि हमें T20 नहीं खेलना है, टेस्ट खेलने आए हैं, तो फिर टेस्ट खेलो, कोई बात नहीं। और टेस्ट खेलने का मतलब ये नहीं, सपने बड़े होने चाहिए। आपने सोचा है कि नहीं मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए कोई, या फिर कोई और भी सपने हैं आपके, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपका ये मामला है कि मुझे कोई वनडे एग्ज़ाम निकालना है और आप ये सोच बैठे हो कि मुझे 2 साल 10 साल, मेरे घर वाले तो ऐसे हैं, क्योंकि इंडिया का मामला भी है, यहाँ पे माँ बाप का भी एक सिंपल सा सिस्टम है। माँ बाप भी 30 साल तक तो ऐसे बोलते हैं, अभी क्या, अभी तो बच्चा है। बच्चा नहीं है, बाप हो गया होता। प्रॉब्लम किस बात की है? प्रॉब्लम इस बात की है कि माँ बाप ने कभी उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तो 3 महीने तैयार है मेहनत करने के लिए 100%? जितना काम दे दिया जाएगा उतना काम, चलो ठीक है। तो कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? आप लोगों में से कौन कौन है जिन्होंने पहले संविधान पढ़ रखा है, कभी भी थोड़ा बहुत संविधान पढ़ रखा हो? एक दो तीन चार, अच्छा पढ़ रखा है थोड़ा बहुत संविधान, अच्छी बात। जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो लोग ये देखना कि एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है, जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो लोग ये सोचना कि मतलब जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कुछ पूछूं और आप लोग बिना फालतू का ये वाला मामला कि नहीं हम क्यों पूछें, हमें तो शर्म आती है, हम क्यों बताएं, तो मैं बोल दूं कि देखो, जब तक गेट के बाहर हो तब तक आप लोग पॉकेट में जहाँ पे भी रखना है जैसे रखते हो उन चीज़ों को रखो, लेकिन जैसे ही गेट के अंदर हो जाते हो उसके बाद शर्म, आलस और भय, इन तीनों चीज़ों को बाहर कर दो। शर्म वो लोग करते हैं जो कोई घिनौनी हरकत कराते हैं, उनको करनी चाहिए शर्म। तुम लोगों को क्या की शर्म? हमें नहीं पता 2+2 4 कैसे आए, पूछेंगे। और टीचर बोले तुम्हें ये भी नहीं आता तो उसको डायरेक्ट बोलो, अगर हमें यही आता तो यहीं बैठे होते। नहीं आता इसी वजह से बैठे हैं, बताना पड़ेगा तुम्हें, पैसे भी देते हैं। और पैसे इसी बात के हैं, अगर आंसर नहीं दे पा रहे हो तो गड़बड़ है मामला, टीचर की ऐसी तैसी कर देनी चाहिए बिल्कुल। आया समझ में? वसूल अगर 100 रुपये दे रहे हो और अगर उससे 200 रुपये का ज्ञान नहीं लेके गए तो तुमसे फालतू स्टूडेंट कोई नहीं है। फिर आलस, इसकी तो बात ही छोड़ दो, इससे बढ़िया तो मुर्दा ठीक है, लेकिन ये नहीं, मरना बेहतर होता है। लेकिन ये कंडीशन ऐसी होती है यहाँ पे बैठे और अरे यहाँ पे क्यों बैठो, घर जाओ यार, यहाँ पे बिना फालतू का मतलब, एक को आलस आ रहा है, दूसरा उसको देख के लुढ़क रहा है, दूसरा बिना फालतू का धराशायी हो जाता है। भय,
मतलब डर। इसके बारे में मैं तुमसे नहीं बोलूंगा। ये तो ये वाला मामला तो तुम्हारा वही हो जाता है, डरते तो हम अपने बाप से भी नहीं है, सिर्फ इज्जत करते हैं, ऐसा वाला मामला है ना। अरे ऐसा मस्ती में बोल रहा हूँ, चंबल वाले पापा बड़े बुरे होते हैं, मतलब सीधा जूतों से तो शुरुआत होती। ऐसे बोलना नहीं है बिल्कुल भी कि डरते नहीं हम किसी से, डरते नहीं है, सच में ही नहीं डरते हैं। डरेंगे काय के लिए, किसी से भी नहीं डरते। सम्मान अलग चीज होती है, भय अलग चीज होती है। भय काय के लिए? डर भी उन्हीं के अंदर होता है जो गलत करते हैं। तो ये समझ में आ गया। इनको गेट के बाहर जितना हमें आता है अच्छी बात है, नहीं आता वो सीख लेंगे, और सीखने के लिए ही आए हैं यहाँ पे। कोई दिक्कत? स्टार्ट कर सकते हैं? मेहनत करने के लिए तैयार हो? चलो। तो भारतीय संविधान को पढ़ने से पहले मैं कुछ छोटी छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद हम संविधान का बैकग्राउंड और मैं संविधान में क्या क्या पढ़ना है वो सब चीज़ हम बात करेंगे। आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हुई? मॉडर्न हिस्ट्री, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई है तो आपको संविधान समझ में नहीं आएगा। अभी मैंने कुछ बोला, सुनाई दिया? अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो आपको संविधान समझ में नहीं आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं 5 मिनट में मॉडर्न हिस्ट्री समझा रहा हूँ। कितने मिनट में? 5 मिनट में मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त। 16वीं सदी का समय था, और 16वीं सदी में इंग्लैंड में या यूरोप में पुनर्जागरण का काल आया। कौन सा काल आया? पुनर्जागरण का काल आया। और पुनर्जागरण का मतलब, पुनर् माने दोबारा, जागरण माने जागना। मतलब पहले कोई जागा था, फिर सो गया और फिर से जाग गया। पुनर्जागरण मतलब दोबारा से जागना। ये मामला है ईसाइयों का। किसका मामला है? ईसाइयों का। और ईसाइयों ने बोला कि पहले हम लोग जागे हुए थे, बहुत सक्षम थे, लेकिन बीच में क्या हुआ? बीच में निकृष्ट हो गए, और अब हम फिर से जाग रहे हैं। और 16वीं सदी में पुनर्जागरण का काल आया। और पुनर्जागरण का मतलब वही वाला मामला, पहले आप बहुत इंटेलिजेंट थे, आपने 12th किया, आवारा गर्दी में पड़ गए तो पढ़ाई नहीं की। 2 साल बाद जब समझ में आया कि मतलब यार बड़ी गलती कर बैठे, तो उसके बाद पढ़ना फिर से स्टार्ट कर दिया। तो इसी को बोलते हैं पुनर्जागरण। क्या बोलते हैं? पुनर्जागरण। तो ये पुनर्जागरण का काल था। और अंग्रेज जब जागे तो इन्होंने बोला कि कैसे भी हमें समृद्ध होना है, तो समृद्ध होने के लिए क्या चाहिए? संसाधन। तो संसाधनों की खोज में ये भाई साहब मतलब यूरोप से बाहर निकलना शुरू किया। और यूरोप से बाहर निकलने के क्रम में आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, कोलंबस। नाम सुना या नहीं सुना? कोलंबस का नाम सुना है? तो कोलंबस इंडिया आ रहा था, लेकिन इंडिया से मतलब रास्ता भटक गया, इंडिया की साइड तो नहीं आ गया, चला गया नॉर्थ अमेरिका की साइड। और वहां पे जाके बोला मैंने इंडिया खोज लिया। बोला भाई साहब इंडिया तो पूर्व में है, तुम तो पश्चिम चले गए हो। बोला नहीं नहीं, ये पश्चिम वाली इंडिया है। और उसको बोला ये वेस्ट इंडीज की खोज कर ली। किसकी खोज कर ली? वेस्ट इंडीज की। तो कोलंबस चला गया तुम्हारा वेस्ट इंडीज। एक और व्यक्ति मतलब निकलता है पुर्तगाल से, और पुर्तगाल से वो व्यक्ति पूरा का पूरा अटलांटिक महासागर से फिर अफ्रीका क्रॉस करके, पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप क्रॉस करके और इंडिया आ जाता है। और इंडिया में 1498 में केरल, कालीकट, आज जिसे कोझिकोड के नाम से जाना जाता है, वहां पे एक व्यक्ति आया जिसका नाम क्या है? वास्को डे गामा। कौन? वास्को डे गामा है। और वास्को डे गामा ने इंडिया की खोज कर ली। तुम लोगों को बोलोगे कि सर 1498 में इंडिया की खोज की? नहीं नहीं भाई, इंडिया की खोज तो बहुत पहले हो गई, और इंडिया की खोज का कोई मामला नहीं। इंडिया की क्या खोज करोगे? सबसे पहले मानव के साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? नर्मदा घाटी से बोलते हैं। ये जो मामला है वो मामला ये है कि एक यूरोपीय व्यक्ति पहली बार समुद्र के रास्ते इंडिया आया। पहली बार समुद्र के, तो पहले यूरोपीय इंडिया नहीं आते थे क्या? आते थे, लेकिन वो समुद्र के रास्ते नहीं आते थे, वो स्थल के रास्ते आते थे। किसके रास्ते आते थे? स्थल के रास्ते आते थे। तो पहली बार समुद्र के रास्ते वास्को डे गामा इंडिया आए थे। अब आगे सुनो। अब इसी क्रम में बहुत सारी कंपनियां इंडिया आने लग गई, और उन्होंने ये देखा कि इंडिया से व्यापार करके अगर हम यूरोप में मतलब माल को बेचें, अपने माल को सप्लाई करें, तो हम बहुत सारा मुनाफा कमा सकते हैं। तो पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। लेकिन हमारे लिए अभी इंपोर्टेंस ना तो पुर्तगालियों की है, ना फ्रांसीसी की, ना डच, ना डेनिश की। हमारे लिए जो इंपोर्टेंस है वो है अंग्रेजों की। किसकी? अंग्रेजों की। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आई तो उसका जो मेन मकसद था वो व्यापार करना था, उसको यहाँ पे व्यापार करना था, और कोई मामला नहीं है। लेकिन जब उसने यहाँ ये देखा कि यहाँ के तो लोग वैसे ही आपस में फूट पड़ी हुई है,
उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो राजनीतिक एकता है ही नहीं, और हम तो कमाने आए थे 2 रुपए, लेकिन यहाँ पे तो पूरी की पूरी जमीन हमारी हो सकती है। और आगे चल के उन व्यक्तियों ने प्लासी का युद्ध लड़ा, और प्लासी का युद्ध लड़ने के बाद वो जीत गए, और प्लासी का युद्ध जीते तो बंगाल पे मतलब एक तरीके से उनका इनडायरेक्टली राज्य स्थापित हो गया। बक्सर का युद्ध जीतने के बाद उन्होंने द्वैध शासन की स्थापना कर दी। कब? 1765। कब? 1765। बाद में 1772 में द्वैध शासन की समाप्ति भी कर दी। अब मामला क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक कंपनी है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ से नरेंद्र मोदी जी मतलब किसी को, अडानी को मतलब भेज दें कहीं काम करने के लिए, मतलब किसी कंपनी की। अब यहाँ से कंपनी काम करने गई थी, व्यापार करने गई थी, और वहाँ पे जाके शासन चलाने लग जाए तो यहाँ से बोलेंगे भाई साहब तुम तो व्यापार करने गए थे ना, वहाँ पे शासन चला रहे हो तुम। तो अगर वो लोग बोलें कि नहीं नहीं हम शासन तो चला रहे हैं, लेकिन ये शासन हम इंडिया के लिए चला रहे हैं। किसके लिए चला रहे हैं? इंडिया के लिए, या फिर तुम्हारे लिए चला रहे हैं। तो लोग बोले अच्छा हमारे लिए चला रहे हो तो कोई बात नहीं। एक कंपनी आती है, उसका मकसद है यहाँ से व्यापार करना और व्यापार करके मुनाफा कमाना, और वो कंपनी इंडिया में स्थापित हो जाती है, और इंडिया में स्थापित होने के बाद यहाँ पे वो राजनीतिक संरचना स्थापित कर देती है। 1772 में जाके द्वैध शासन की समाप्ति करके, और पूरी तरीके से यहाँ एक जैसे राजा होता है उस तरीके से स्थापित हो जाती है। लेकिन राजनीति करना एक अलग सिस्टम है और व्यापार करना अलग मामला है। तो 1772 में जब यहाँ पे द्वैध शासन की समाप्ति की, तो ब्रिटेन की संसद ने बोला कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे लिए हम कानून बना के भेजेंगे, उन कानून के आधार पर तुम लोग शासन करोगे। तो वो संविधान की पृष्ठभूमि बन जाती है। और तुमने सुना होगा कभी कि कुछ अधिनियम आए थे जो संविधान की पृष्ठभूमि का काम करते हैं, और तुमने सुन रखा होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम, 1853 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 और 1947 के अधिनियमों की आपने जानकारी रखी होगी बहुत अच्छे से। हमें इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें उतना पढ़ना है कि हमारे पेपर में प्रश्न आए तो वो प्रश्न हम आसानी से बना सकें, बस इतना सा पढ़ना है। क्या हम अभी पढ़ने वाले हैं ये? नहीं, मैंने बोला कि आज की क्लास हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, आज हम नहीं पढ़ेंगे कुछ भी। आज हम सिर्फ ये जानेंगे कि संविधान है क्या। आया समझ में? तो भारत के संविधान को देखोगे तो भारत के संविधान में एक तो हमें संविधान की पृष्ठभूमि पढ़नी है। क्या पढ़नी है? पृष्ठभूमि। क्या पढ़नी है? पृष्ठभूमि। तो भारत के संविधान की पृष्ठभूमि, फिर यह देखना है कि संविधान में है क्या। तो आपने संविधान में सुन रखा होगा प्रस्तावना का नाम, सुना है या नहीं सुना? नहीं सुना प्रस्तावना का नाम? तो संविधान में प्रस्तावना है। तो संविधान में प्रस्तावना है, और क्या संविधान में? संविधान में भाग हैं। संविधान में क्या है? भाग। तो संविधान में कितने भाग हैं? 22। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। फिर संविधान में अनुसूचियां हैं। क्या है संविधान में? अनुसूचियां हैं, और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 8 + 4। कितनी है? 8 + 4 कितनी है संख्या? 12। कितनी संख्या है? 12। तो संविधान के प्रस्तावना, भाग, अनुसूचियां और अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद। अनुच्छेद कितने हैं? 395। अनुच्छेद कितने हैं? 395। तो हमें संविधान में क्या क्या पढ़ना है? संविधान की पृष्ठभूमि, प्रस्तावना, भाग, अनुसूचियां और अनुच्छेद। इसके बाद भी कुछ बचता है क्या? हाँ बचता है। भारतीय संविधान में इसके अलावा जो पढ़ रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं स्टैटिक्स, विविध। क्या बोलते हैं? विविध। और वो इससे मिलके, इससे मिलके, इससे मिलके, इससे मिलके, इन्हीं सब से मिलके बन रहा होता है। और उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि जब हम इन सबको भी नहीं पढ़ रहे होंगे और हम संविधान का स्टैटिक्स देख के चले जाएंगे, तब भी हम संविधान के लगभग 80% प्रश्नों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। काफी समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसा तो नहीं कि मैं थोड़ा स्पीड में बोलता हूं, मतलब कैच कर पा रहे हो ना? मैं चाह के भी इतने से कम नहीं पढ़ा सकता है ना। और आवाज मेरी थोड़ी कम निकलती है, तो आवाज आ रही है ना, मतलब ठीक ठाक तुम लोगों को? फिर ठीक है। तो
एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा इसके बारे में और सबके बारे में थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं, जिससे कि तुम्हें ये पता चल जाए कि संविधान में हम पढ़ने वाले कैसे कैसे हैं। तो संविधान की पृष्ठभूमि अगर हम देखेंगे तो संविधान की एक तो हमें मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने थोड़ा सा तुम्हें ओवरव्यू दे दिया है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि संविधान के बैकग्राउंड को देखोगे तो हम सारे के सारे अधिनियमों को पढ़ेंगे 73 से लेके 1947 तक। फिर इसी की पृष्ठभूमि में ही हम पढ़ रहे होंगे संविधान सभा को। किसको पढ़ रहे होंगे? संविधान सभा को। और संविधान सभा के बाद हमारी पृष्ठभूमि समाप्त हो जाएगी। फिर हम प्रस्तावना देख रहे होंगे, प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना कैसे आई, संविधान का भाग है या नहीं है प्रस्तावना, प्रस्तावना को हमने कहाँ से लिया है, इसकी भाषा कहाँ से ली है, ये सारा का सारा मामला हम प्रस्तावना में देख रहे होंगे। इसके 22 भाग हैं, तो 22 के 22 भागों में क्या क्या है और कौन सा भाग कितने से कितने अनुच्छेद तक है, और इसके अंदर जो अनुच्छेद होंगे प्रत्येक अनुच्छेद में क्या क्या लिखा हुआ है वो हम सब देख रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि हम 300 के 395 अनुच्छेदों को याद कर रहे होंगे, हम उनमें से जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होंगे वो अनुच्छेद हम याद कर लेंगे। मामला सिर्फ इतना सा है कि पॉलिटी में किसी भी एग्जाम में आप लोग मतलब चाहो तो ये वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है, और आप चाहो तो एक और भी काम कर सकते हो कि अपने फेयर में लिख सकते हो कि संविधान का एक सिंगल प्रश्न अगर आपका छूट जाता है किसी भी पेपर में तो पढ़ाना बंद कर देंगे। नहीं आया समझ में? अगर एक सिंगल प्रश्न छूट गया तो फिर पढ़ाना बेकार है। दूसरी बात वही, एक किताब लेके पढ़ाना, नोट्स से पढ़ाना, वो कोई भी कर सकता है। और एक रील वायरल सी हो रही थी और उस रील के बारे में बता रहा हूँ, मतलब क्या मामला था कि कुछ विद्यार्थी थे और वो विद्यार्थी एग्जाम दे रहे थे और एग्जाम में वो नकल कर रहे थे। तो टीचर मतलब उनके ऊपर गुस्सा होता है और गुस्सा के बोलता है कि ये क्या कर रहे हो। बोला क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट बोलते हैं क्या कर रहे हैं? बोला अभी तो ऐसे बोल रहे हो क्या कर रहे हो, सामने किताब रख के नकल कर रहे हो। बोला सर हमने एक दिन नकल कर ली, आप इतने गुस्सा गए, और आप डेली नकल करते हो, हम तो कभी गुस्सा ही नहीं आपके ऊपर। तो जो टीचर्स का मामला है ना वो आप लोग देख रहे होंगे, बहुत लेवल बस यही वाला है, सामने नोट्स रखा हुआ है और ऐसा लगता है जैसे कभी कभी कि वो टेबल पे बैठ के खुद पढ़ रहे हैं। सच में ऐसा ही होता है, ऐसा लगता है कि वो नहीं तुम्हें पढ़ा नहीं रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं आराम से अपने नोट्स को मतलब बोलते जा रहे हैं लाइन बाय लाइन, और आप लोग मतलब। और सबसे शानदार मामला भी है, और स्टूडेंट क्या बोलते हैं, ये लिखा है देख इतना लिखा हुआ है, लिखाने से हो क्या गया? पहली बात तो मुझे ये बता दो। दूसरी बात ये है कि अगर लिखने के लिए आए थे, मार्केट में इतनी सारी बुक्स हैं यार, मतलब लिखी हुई, काहे के लिए अपना टाइम बर्बाद कर रहे थे? रूम पे बैठ के आराम से पढ़ रहे होते, लिखे हुए नोट्स आपको मिल रहे होते। तो हमें यहाँ पे होशियार बनना है या समझदार? अरे होशियार लोग समझदार लोगों के यहाँ पे 10,000 रुपए में नौकरी करते हैं। आया समझ में? तो हम समझदार बनने आए, होशियार नहीं। ठीक है? तो जो इंटेलिजेंट जिनकी 99% बन रही होती है और फिर वो पता चलता है कि मतलब एक 10th फेल राजनेता के यहाँ पे क्या कर रहा होता है। तो हमें सारे के सारे भाग मतलब याद होने चाहिए, बिल्कुल मुंह जबानी याद होने चाहिए। अनुसूचियां हैं तो अनुसूचियां कितनी हैं? 12, और 12 अनुसूचियां, फिर उसके बाद अनुच्छेद, इतने पे जाके हमारा संविधान समाप्त हो जाएगा। और संविधान को समाप्त करने के लिए हमने टाइम ड्यूरेशन जो बता रखा है, वो टाइम ड्यूरेशन कितना है? 20 से 22 दिन। 20 से 22 दिन बाद मैंने आपसे बोला हुआ है कि संविधान के आप हो जाओगे ज्ञाता। संविधान में कहीं से भी प्रश्न आए, संविधान से प्रश्न नहीं छूटेगा, बाकी सब्जेक्ट जब आएंगे तब बाकी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन संविधान से आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। बाकी जो बच्चे संविधान पहले पढ़ चुके हैं उन लोगों को पता होगा, एक वीडियो मेरी यूट्यूब पे, मतलब अभी मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियो डली हुई है, मात्र 9 मिनट की वीडियो है, उसमें लिखा हुआ है राज्य, कोई भी जाके देख लेना। और यूपीएससी के एग्जाम में 5 प्रश्न आए थे अकेली वीडियो से। कितने प्रश्न आए थे? 5 प्रश्न अकेली वीडियो से आए थे, 9 मिनट की वीडियो। ठीक है? तो संसाधनों का अभाव जरूर है, लेकिन कंटेंट की भरमार है।